हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ का कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना तो बीकॉम जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज हर एक यूनिट की जो वेटेज रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती है, तो यूनिट में से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे एज सच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर। इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 5 यूनिट्स आपकी हैं। पहला यूनिट जो है आपका वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैलिडिटी मतलब जो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, वाइड होता है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है, फ्री कंसेंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किस तरह से होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं इसकी। इसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आप पढ़ोगे। इसके बाद बारी आती है यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपका है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिसमें आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले यूनिट में। इसमें आप लोग देख सकते हो थोड़ा आपको सब सेक्शन, थोड़ा सब हेडिंग्स दी गई हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन, इसेंशियल्स, जो इंडेमनिटी होल्डर होता है उनके राइट्स क्या क्या होते हैं, टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर डेफिनेशन और उसकी इसेंशियल और डिफरेंस बिटवीन गारंटी और इंडेमनिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। काइंड्स ऑफ गारंटी, ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लाइबिलिटी, राइट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये सब चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। इसके बाद हमारा आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब कि सामान को जो बेचा जाता है उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से एक्ट होते हैं उसमें, जिसमें आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में जो डिटेल हैं वो लिखी हुई हैं। लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसका मीनिंग, और सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, गुड्स कौन कौन सी तरह की होती हैं, पेरिशिंग ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें होती हैं। कंडीशन और वारंटी, अच्छा कंडीशन और वारंटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला टॉपिक ज़रूर से करके जाइएगा। कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस वगैरह ये सब चीज़ें। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ऑनर्स, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारी है यूनिट 3 जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। LLP क्या होता है, LLP बनती किस तरह से है, अलग अलग जो LLP और पार्टनरशिप है उसमें डिफरेंस क्या क्या है, LLP एग्रीमेंट क्या होता है, LLP का नेचर क्या होता है, पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं उसमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, आपको LLP का नेम करना है, वो नेम रखना है वो किस तरह से रखा जाता है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है LLP का, और यहाँ पे विसल ब्लोइंग क्या होती है, टैक्सेशन की क्या क्या प्रोविज़न है LLP की, और कन्वर्जन करना है LLP का तो वो कैसे होगा। इसके अलावा है आपका टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि IT एक्ट। IT एक्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, और ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर क्या होता है, पेनल्टीज़ एंड एजुकेशन क्या होता है, ऑफेंस क्या क्या होते हैं। तो ये सिलेबस है। अब बारी आती है यूनिट वाइज वेटेज कितनी है। तो देखो यार, जो नीचे की 3 यूनिट हैं सभी यूनिट्स की 15-15% वेटेज है, मतलब 15-15 मार्क्स की यूनिट आएगी, ठीक है। और यूनिट 1 22.5 मार्क्स की आएगी। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो यूनिट 1 है वो 22.5 मार्क्स की उसकी वेटेज है। और जो यूनिट 2 है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एक और कॉन्ट्रैक्ट था जो आप ऊपर जाकर देख सकते हो दोबारा से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली यूनिट में, इस यूनिट का वेटेज है 7.5 मार्क्स का। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से होगा, 15 मार्क्स का।
ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। अभी क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करूँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो यूनिट 1 में से भी होगा, यूनिट 2 में से भी होगा। यूनिट 1 7.5 मार्क्स और यूनिट 2 7.5 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो, यूनिट 1 में 22.5 हो गया और यूनिट 2 के अंदर ये 7.5 हो गया। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट्स रहेंगे, एक पार्ट यूनिट 1 से रहेगा, दूसरा पार्ट यूनिट 2 से रहेगा और इंटरनल चॉइस दोनों ही क्वेश्चन में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तो ये यूनिट 3, 4 और 5 यूनिट में से होंगे 15-15 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी और इंटरनल चॉइस भी सेम यूनिट में से आएगी और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे कम से कम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच क्वेश्चन विल हैव इंटरनल चॉइस फ्रॉम द सेम यूनिट एंड द क्वेश्चन पेपर शॉल हैव एनालिटिकल क्वेश्चन एंड एटलीस्ट 2 केस लॉ बेस्ड प्रॉब्लम। केस लॉ बेस्ड प्रॉब्लम क्या है, एनालिटिकल क्वेश्चन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर सो दैट आपको आइडिया हो जाए। अब ये जो पेपर है दोस्तों, इस पेपर को सिर्फ आप इस पर्पज़ के लिए देखना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी आ रही है। हो सकता है कुछ इसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस लगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन में आपको वेटेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो उसको आप कृपया इग्नोर करिएगा। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा मोस्ट लाइकली। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या पूरा पेपर आप हिंदी में करो। तो 5 क्वेश्चन होंगे, सारे ही आपको करना है। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट गिविंग एक्सेप्शन इफ़ एनी। एक अनुबंध के लिए अजनबी मुकदमा नहीं कर सकता, इस कथन पर अपवादों को देते हुए यदि है तो टिप्पणी कीजिए 10 मार्क्स में। इसके बाद बी पार्ट है जो लॉ बेस्ड क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा। ये देखिए क्या है इसमें। ए ऑफर्स बी टू सेल हिज HIG फ्लैट फॉर ₹2 करोड़। ए ने बी को ऑफ़र करा कि मैं जो उसका HIG फ्लैट है 2 करोड़ में सेल कर रहा है एंड डायरेक्ट्स हिम टू सेंड हिज एक्सेप्टेंस ओनली बाय ईमेल। और उससे कहा कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो मेरा ऑफ़र तो ईमेल के थ्रू मुझे बताओ। बी सेंड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। बी ने बाय पोस्ट अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया। इज़ देयर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़। क्या इन पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ? वट वुड बी योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा अगर इफ़ ए डज नॉट रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस मेड बाय ईमेल विद इन अ रीजनेबल टाइम। 2 कंडीशन इसमें रख दी। पहली कंडीशन तो ये रख दी कि यार ए ने बी से कहा कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ 2 करोड़ रुपए में, अगर आपको चाहिए तो मुझे ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस दीजिए। लेकिन बी जनाब ने क्या करा, उनको एक्सेप्टेंस तो दिया लेकिन बाय पोस्ट के थ्रू एक लेटर लिख दिया। ये कंडीशन हो गई। क्या इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ? एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आपका आंसर क्या होता अगर ए डज नॉट रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस। इफ़ ए डज नॉट रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस मेड बाय ईमेल विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम के अंदर ए जो है एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट नहीं करता तो उस कंडीशन में आपका क्या राय है वो आपको बताना है। आपका उत्तर क्या होगा यदि ए उचित समय के अंदर ईमेल द्वारा भेजी स्वीकृति को अस्वीकार नहीं करता, ठीक है। अच्छा, 5 मार्क्स में आपको बताना है। बी पार्ट है ये, 15 मार्क्स का हो गया। इंटरनल वाला देख लेते हैं अब। इंटरनल के अंदर जो ए है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर्स एंड को श्योरिटी। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में से है। लेनदार, देनदार और सह जमानती के खिलाफ जमानती के अधिकारों की व्याख्या कीजिए 10 मार्क्स में। बी पार्ट क्या है, राघव जो कि 16 साल का है, उसकी टांग टूट गई है जब वो क्रिकेट खेल रहा था। वो डॉक्टर के पास गया और उसने अपने टांग का प्लास्टर करा लिया, लेग का। डॉक्टर ने उससे 2000 रुपये की फ़ी डिमांड करी, लेकिन राघव पे करने से मना करने लगा और वो कहने लगा कि मैं माइनॉरिटी हूँ तो मैं पे नहीं करूँगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी। डॉक्टर फाइल्स अ सूट अगेंस्ट राघव। डॉक्टर ने राघव के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, केस कर दिया। तो क्या डॉक्टर सक्सीड रहेगा इस प्रोसेस में या नहीं, वो आपको बताना है। ये बी पार्ट में है जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसका ए पार्ट है। आपको बताना है कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है और आपको एक्सप्लेन वेरियस एम्प्लॉयड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो अलग अलग एम्प्लॉयड कंडीशंस होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है 10 मार्क्स में। बी पार्ट क्या है, ए जो है एट गन पॉइंट फोर्सेस बी टू सेल हिज कार
टू हिम फॉर ₹50,000। यानी कि बंदूक रख के सर के ऊपर उसने कह दिया बी से ए ने कि भाई तू अपनी गाड़ी बेच दे 50,000 रुपये में। एंड बेचने के बाद बी ने फिर उसको सी को सेल कर दिया 5 लाख रुपये में। बहुत बढ़िया। हु बाइज इट इन अ गुड फेथ। अब सी ने जो गाड़ी परचेज़ करी थी वो बहुत गुड फेथ में परचेज़ करी थी। उसको नहीं पता था कि यार बी ने जो गाड़ी 50,000 में परचेज़ करी है वो कैसे करी है। इवन उसको यही नहीं पता था कि बी के पास जो गाड़ी है वो उसने किससे परचेज़ करी है, कैसे परचेज़ करी है। तो बी ने सी को जब ऑफ़र करी गाड़ी तो सी ने गुड फेथ में उससे परचेज़ कर ली। ठीक है। अच्छा, बी लेटर sue सी फॉर गेटिंग द कार बैक, विल बी सक्सीड। तो बाद में क्या हुआ कि बी सी पर कार वापस पाने के लिए मुकदमा करता है, क्या ये सफल होगा? आप बताइए। ये 5 मार्क्स में आपको बताना है। इसके बाद और वाला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर में, इसमें पहला पार्ट है व्हाट इज़ एन अनपेड सेलर, व्हाट आर हिज राइट एज अगेंस्ट द गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक अधत विक्रेता कौन है? माल का विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत माल के विरुद्ध उसके क्या अधिकार हैं? अनपेड सेलर क्या होता है और अनपेड सेलर के क्या राइट्स हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स के अंदर। ठीक है। और बी पार्ट इसका है डिफाइन द टर्म्स गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स का क्या मतलब है वो आपको डिफाइन करना है 5 मार्क्स में। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। पहला है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बिकमिंग अ पार्टनर इन LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती हैं। सेकंड है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। थर्ड है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं नामित साझेदारी के दायित्व का क्षेत्र, उनकी लाइबिलिटी क्या क्या होती है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके 3 पार्ट हैं, सब पार्ट्स हैं 5-5 मार्क्स के, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। या फिर अल्टरनेट है। अल्टरनेट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है हाउ डज़ एन LLP डिफ़र फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। LLP जो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से किस तरह से अलग है वो बताओ 10 मार्क्स में। और बी पार्ट है आपका ब्रीफली प्रोसीजर बताओ आपका जिससे आप प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर लोगे 5 मार्क्स में। इसके बाद 4th क्वेश्चन आता है हमारा। इसका ये पार्ट है जो कि 8 मार्क्स का है। इसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर बताने हैं क्या होते हैं और आपको स्टेप्स बताने हैं जिससे आप डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन। बी पार्ट में आपको बताना है जो ई गवर्नेंस की प्रोविज़न है, एक्सप्लेन द प्रोविज़न रिलेटिंग टू ई गवर्नेंस अंडर IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 के अंदर ई गवर्नेंस की जो प्रोविज़न है वो आपको बतानी है 7 मार्क्स में। या फिर इंटरनल चॉइस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 के अंदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या ड्यूटीज़ हैं 8 मार्क्स में बताइए। या फिर डिफाइन द फॉलोइंग एज डिफाइन अंडर IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करिए, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरमीडियरी। ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका। इसका ए पार्ट है व्हाट आर द टैक्स एडवांटेजेस ऑफ LLP इन कंपैरिजन विद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को कंपेयर करें अगर LLP को तो क्या LLP के पास टैक्स एडवांटेजेस हैं 8 मार्क्स में बताइए। या फिर ऐसे सर्कमस्टांस बताइए, स्टेट द सर्कमस्टांस व्हेन एन एजेंट इज़ पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। उन परिस्थितियों को बताइए जब एजेंसी के दौरान किए गए कृत्य के लिए एक एजेंट तीसरे पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, उचित उदाहरण दीजिए। और जो इंटरनल में हमारे पास क्वेश्चन है इसमें भी 2 पार्ट हैं। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और व्हाट हु कैन बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एन LLP, ऑल्सो डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कस किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ पैटर्न के थ्रू समझना कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी आ रही है। यूनिट की वेटेज कुछ ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज हमने देखा है इसमें LLP के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में LLP के बहुत क्वेश्चन हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो मैंने बताया LLP का जो वेटेज रहेगा 15 मार्क्स का वेटेज रहेगा लास्ट के 3 यूनिट्स का। पहली यूनिट्स का 22.5 मार्क्स का वेटेज रहेगा और जो आपका यूनिट
2 है वो उसका 7.5 का वेटेज रहेगा। तो यही दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो थी रिगार्डिंग बिजनेस लॉ एग्ज़ाम। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।